नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। किसका होगा राज्याभिषेक स्पेशल पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव और वहीं पर सभी राज्यों के उपचुनाव की तारीखें भी शामिल है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के चुनाव की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे। 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान करवाए जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि वहां का नतीजे कब घोषित किए जाएंगे तो 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आएंगे। अगर हम बात करें झारखंड के चुनाव की तो झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरण में मतदान होंगे, जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को करवाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें उपचुनाव की तो सभी राज्यों में 13 नवंबर को उपचुनाव करवाए जाएंगे। हमने महाराष्ट्र और झारखंड को वहां पे एरिया वाइज अलग अलग बांटा है, जिससे आपको ये समझने में सहूलियत हो सके कि किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने आपको समझाने के लिए महाराष्ट्र को 5 रीजन में बांटा है, तो वहीं झारखंड को 3 रीजन में बांटा है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी तुषार शिवरान। तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुषार, जैसा कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और महाराष्ट्र में जो चुनाव एक ही चरण में करवाए जा रहे हैं, तो आपका इसमें क्या मानना है कि वहां पर सभी सुरक्षा के साथ में चुनाव हो पाएंगे? देखिए कृति, बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में हमेशा से शुरुआत से एक ही चरण में चुनाव होता हुआ आता है, लेकिन बात यह है कि इस बार कुछ गोलीकांड की खबर आ गई। बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, जबकि एनसीपी अजीत गुट के वो नेता थे, वो एनसीपी जो सरकार में शामिल है, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की सिचुएशन ये है मौजूदा कि महाराष्ट्र में एक सेंटीमेंट ये बन रहा है लोकसभा चुनाव के बाद कि महाविकास आघाड़ी सरकार बना सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा था कृति। महज 17 सीटें मिली थी 48 में से, और भाई कांग्रेस गठबंधन 30 सीटें जीतने में कामयाब हुआ और 1 सीट निर्दलीय जो कि कांग्रेस के बागी थे उसने जीती जी। और लगातार अब सबके मन में यह सवाल है कि असली शिवसेना कौन और असली एनसीपी कौन, क्योंकि महाराष्ट्र का ये चुनाव बिल्कुल पेचीदा है। शिवसेना के 2 गुट, एनसीपी के 2 गुट, और सब ये जानना चाहते हैं कि जनाधार किसके पास है, क्योंकि सबको पता है आमतौर पर असली शिवसेना किसकी है और असली एनसीपी किसकी है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा वो एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके अनुसार चुनाव आयोग चला और वो टैग उनको दे दिया गया है जो वाकई में असल नहीं है। साफ तौर पर दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी यही बताते हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी खुद नहीं जीत पाई थी अपना चुनाव बारामती सीट से। फिलहाल महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तो चल रही है, यह बात साफ। और अगर मैं महायुति की बात करूं तो महायुति के अंदर सिर्फ खलबल ये है, साम दाम दंड भेद कर सरकार बचाई जाए। लाडली बहना योजना लागू कर दी गई, जिससे कि महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। और कल ही रात की बात है कि मुंबई के 5 टोल फ्री कर दिए गए हैं। मुंबई जैसा माया नगरी शहर जहां पर 5 टोल फ्री कर दिए जाए, वो इलाका क्यों वोट नहीं करेगा महायुति को? सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को कितनी सुविधाएं हो जाएगी। और यही सब कर महायुति चुनावों में जाना चाह रहा था। महायुति को शायद से पता था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है, और वो हो भी गया। और यकीनन कांटे की टक्कर होने वाली है चुनाव में। लेकिन मुझे तो ग्राउंड पर यह दिखता है कि महाविकास आघाड़ी थोड़ा सा आगे दिखता हुआ मुझे दिखाई देता है कृति। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि टोल जो है वो फ्री कर दिए गए हैं और लाडली बहना योजना लाई गई है, बिल्कुल। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक राज्य को देख करके दूसरा राज्य भी जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा है, क्योंकि पता ही था कि चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुफ्त की रेवड़ियों के लिए बीजेपी हमेशा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में घेरती है, बिल्कुल। और कांग्रेस कर्नाटक में मुफ्त की रेवड़ियां देती है। मुफ्त की रेवड़ियां अब एक ऐसा ट्रेंड बना दिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि मुफ्त की रेवड़ी दो, सत्ता में आओ, सत्ता में बरकरार रहो। और वही महाराष्ट्र सरकार ने ट्राई किया है इस बार, लेकिन क्या होता हुआ दिखाई देगा वो तो मुझे पता है कि कल या परसों में ही जी मीडिया टुडे ओपिनियन पोल दिखाने वाला है महाराष्ट्र का, और यकीनन वो ओपिनियन पोल में सब बातें आएगी, क्योंकि जी मीडिया टुडे का ओपिनियन पोल सबसे सटीक माना जाता है कृति, और वो यकीनन आप ही दिखाने वाली है। और इसीलिए आप खुद बता दें कि महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है। और महाराष्ट्र को समझने के लिए कृति, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया था कि 5 अलग अलग क्षेत्र, मराठवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा आरक्षण, और मराठवाड़ा इलाके में कांग्रेस और एनसीपी काफी मजबूत रहती है शुरू से।
वही विदर्भ रीजन 60 सीटें। विदर्भ रीजन जो है, इसी रीजन में नागपुर भी आता है जी। और नागपुर यानी आरएसएस का हेडक्वार्टर, और इस इलाके में डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की फाइट होती है गठबंधनों में, बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ और इसी विदर्भ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया जी। और इसीलिए बीजेपी नंबर 3 की पार्टी महाराष्ट्र में बनी और कांग्रेस अचानक से नंबर 1 की पार्टी बनी। लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस नंबर 1 पर कैसे आई, और आज अगर हम ग्राउंड पर दिखते हैं तो कांग्रेस के लिए कुछ पॉजिटिव माहौल दिखता है, क्योंकि कांग्रेस में वो फूट नहीं हुई जी। और कांग्रेस में जो फायदा हुआ है ना कांग्रेस को, वो उसका सीधा सीधा फायदा इसीलिए मिला है क्योंकि शिवसेना और एनसीपी फूट गई, टूट हुई है, और तोड़ा किसने है? बीजेपी ने। और इसीलिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट है लोगों के लिए कि कांग्रेस में फूट नहीं है, कांग्रेस ने किसी को तोड़ा नहीं, कांग्रेस ने किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई, और इसीलिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, लेकिन है पॉजिटिव इंपैक्ट कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में है। वही मुंबई के इलाके में और कोंकण के इलाके में, कोंकण वो गोवा से जो बेल्ट लगती है, समुद्री बेल्ट हो गई, वो सब शिवसेना के इलाके हैं, और यही इलाका तय करने वाला है कि असली शिवसेना कौन है, शिंदे या फिर उद्धव जी। वही अगर हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र ये तय करेगा असली एनसीपी कौन है जी, शरद पवार या अजीत पवार। जी कृति। जी तुषार, जैसे आपने अजीत पवार का जिक्र किया, बिल्कुल, तो महायुति में दरार दिख रही है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने खुद ही अभी कहा था मीडिया से कि जैसा कि ऐसी खैर कोई दरार की उन्होंने बात नहीं की, लेकिन फिर भी दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस दिन वो मीटिंग से जल्दी चले जाते हैं अजीत पवार, उसी दिन सारे फैसले क्यों ले लिए जाते हैं? और अगर ये दरार है तो क्या इसका जो नुकसान है वो महायुति को भुगतना पड़ेगा? देखिए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया जी। अब तक महायुति के अंदर यही था, जैसे तैसे कर अजीत पवार खुद से महायुति गठबंधन को छोड़कर चले जाए जी, क्योंकि इन्हीं की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी की राजनीति महाराष्ट्र में अजीत पवार के ऊपर ही टिकी हुई थी कि अजीत पवार को जेल भेजेंगे, और उनके साथ आने से बीजेपी की राजनीति महाराष्ट्र में खराब हो गई और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। जी तुषार, तो जैसे झारखंड के चुनाव की हम बात कर लेते हैं, 81 सीटों पर 2 चरण में मतदान होने, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। तो ये 2 चरण में चुनाव करवाने का क्या, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और किस तरीके से, जैसे हमने 3 रीजन में बांटा है, तो जरा उसको भी समझाइए। देखिए कृति, झारखंड में पिछली बार तो 5 चरणों में मतदान हुआ था, क्योंकि झारखंड में जो है कुछ नक्सल प्रभावित इलाके हैं जी, और कोयले की खदानें भी है, और इसी को सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए झारखंड में हर बार 11 चरणों में मतदान होता है। खैर इस बार तो सिर्फ 2 चरणों में मतदान जी। और झारखंड की सियासत में भूचाल तो तब आया जब हेमंत सोरेन को जेल हुई, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री दोबारा बन गए, चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए जी। अब ऐसे में सबसे मेन फोकस इस चुनाव में यह रहेगा, जो आदिवासी वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिलता झारखंड में, क्या चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से वो मिलेगा? सवाल ये। वही झारखंड में 3 अलग अलग रीजन है, और ये जो सेंट्रल झारखंड रीजन है ना, 39 सीटों वाला मध्य झारखंड, ये हमेशा तय करता है झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, और इस इलाके में बीजेपी मजबूत दिखाई थोड़ा दे रही है हमें। और वही अगर मैं प्रॉपर झारखंड की बात करूं, पूरे झारखंड की 81 सीटों की, झारखंड में सत्ता विरोधी लहर कुछ हमें जमीन पर दिखाई देती है जी। कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के लिए चुनौती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि क्लियर कट हार रहे, टक्कर हो सकती है। टक्कर क्यों हो सकती है? वो इसीलिए हो सकती है अगर आदिवासी समुदाय के अंदर ये सेंटीमेंट गया कि हमारे आदिवासी नेता को जेल में डाल दिया गया, और वो आदिवासी वोट बैंक अगर एक साथ कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को मिला, तो फिर बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो कांटे की टक्कर है, और बीजेपी के लिए सिचुएशन विन विन हमें दिखाई दे रही है झारखंड में कृति जी। तो वहीं पे हम बात कर लेते हैं उपचुनाव की, जो कि सभी राज्यों में होने हैं 13 नवंबर को। बिल्कुल। तो ये जो उपचुनाव होने हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो पार्टियां हार गई थी, बिल्कुल, उनके लिए एक आशा की किरण है कि शायद जो सीटें हैं उनसे हम ही जीत जाएं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि उपचुनाव किस तरीके से करवाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे जी। 9 पर ऐलान हुआ, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर ऐलान नहीं हुआ। अब वहां पर इसीलिए मतदान नहीं हुआ, कहा जा रहा है कि सेंटीमेंट ना बदल जाए अगर एक बार फिर से अयोध्या की वो सीट बीजेपी हार गई तो, क्योंकि वो सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है इसीलिए। और वही 9 सीटों पर बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो,
दोनों गठबंधनों में खींचतान जारी है सीट बंटवारे को लेकर। जी। वही अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो बुधनी सीट है और एक और सीट है मध्य प्रदेश की, 2 सीटों पर उपचुनाव है। एक बीजेपी की बुधनी सीट, शिवराज सिंह चौहान की सीट। जी। अब कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा रखा था पिछले 2 महीने से कि बुधनी की सीट अगर कांग्रेस ने जीत ली, और ये सारा प्रभार जीतू पटवारी को दिया गया था। हाँ। बुधनी की सीट पर अगर कांग्रेस ने जीती तो कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश का सेंटीमेंट बदल देगी। और कुछ बयान भी सामने आए थे जीतू पटवारी के, जो बीजेपी विधायकों को ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होइए और मंत्री बन जाइए। जी। वही राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, 2 बीजेपी और 1 सीट अन्य के पास थी। अब इन 7 सीटों पर क्या होगा यकीनन देखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। जी। बहुत बड़ा झटका लगा था कि राजस्थान जहां पर 2014, 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती, वो इस बार महज 14 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस गठबंधन 11 सीटें ले आया। यकीनन उपचुनाव के नतीजे बेहद जरूरी रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे देश की सियासत के लिए, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले। कृति, क्योंकि जैसा कि उत्तर प्रदेश के जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तब एक यही कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, जबकि और खास करके अयोध्या वासियों के लिए ये कहा गया था। तो यही सब है, और चुनाव में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर तुषार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी की तारीखें पता है, उपचुनाव भी होने हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सभी पार्टियां अब अपनी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुट गई हैं कि किस तरीके से अपनी सरकार बनाई जाए, और साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाना चाह रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।